हेलो दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल जॉब सिक्योर जोन में आप सभी को स्वागत है। आइए आज एक हिस्ट्री का बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं। इसमें सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में हम देखेंगे, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। आखिरकार भारत के अंदर सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या था उस समय। समाज में बहुत सी कुरीतियाँ फैली हुई थी। समाज में क्या हुई थी? बहुत सी कुरीतियाँ फैली थी। ठीक है, कुरीतियाँ फैली हुई थी जिसको दूर करने के लिए सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन की आवश्यकता पड़ी। समाज में बहुत सी क्या पड़ी थी? कुरीतियाँ फैली हुई थी जिसको दूर करने के लिए सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन की आवश्यकता पड़ी। अब देखेंगे कि आखिरकार सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन कब से स्टार्ट हुआ। तो इसकी शुरुआत जो है ना 19वीं एवं 20वीं सदी में मानी जाती है। ठीक है, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन की जो शुरुआत थी 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में मानी जाती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत कब से मानी जाती है। तो 19वीं एवं 20वीं शताब्दी से मानी जाती है। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि उस समय समाज में बहुत सी कुरीतियाँ फैली थी जिसको दूर करने के लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग संगठनों का गठन किया, जिससे ये क्या हुई? सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन जिसे नाम दिया गया। तो अब एक एक करके जो भी इसमें काम किए हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार तो क्वेश्चन पूछ दिया था कि 19वीं सदी में जो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू हुआ किस पर केंद्रित था? ये जो था ना, ये था नारी पर। किस पे? नारी पर केंद्रित था। यानी कहने का मतलब है कि 19वीं शताब्दी में जितने भी सुधार हुए थे ना, वो नारी से संबंधित थे। ठीक है, अब वही अगर 20वीं शताब्दी की बात करेंगे तो ये था निम्न जाति। किसके बारे में? ये था निम्न जाति। यह निम्न जाति एवं धर्म से संबंधित था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि जो 19वीं शताब्दी में था वो नारी पर केंद्रित था, जो 20वीं शताब्दी में था वो निम्न जाति एवं धर्म पर केंद्रित था। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी। अब एक एक करके जो भी इसमें बड़े बड़े चेहरे आए हैं उनके बारे में देखेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग देखेंगे राजा राम मोहन राय के बारे में। किसके बारे में? राजा राम मोहन राय के बारे में। तो इनकी पूरी जीवनी देख लेते हैं, इनके द्वारा किए गए कार्यों को देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं राजा राम मोहन राय। कौन आते हैं? राजा राम मोहन राय आते हैं सबसे पहले। तो इनके बारे में देखते हैं कि सबसे पहले राजा राम मोहन का जन्म कब हुआ था, ये भी पूछता है। तो इनका जो जन्म हुआ था 22 मई 1772 को। ठीक है, 22 मई 1772 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में हुआ था। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? 22 मई 1772 को कोलकाता में हुआ था। इनके पिताजी का नाम भी पूछा था एक बार एग्जाम में। तो पिताजी का नाम था रामाकांत। क्या नाम था? रामाकांत राय। और माताजी का नाम था तरणी देवी। कौन देवी? तरणी देवी। इनके पिताजी का नाम था रामाकांत राय और माताजी का नाम था तरणी देवी। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी। अब क्या हुआ कि राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवाद को मानते थे। किसको मानते थे? एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद का मतलब क्या होता है? ये कहते थे कि ईश्वर एक ही है जो कि अलग अलग रूपों में है। ईश्वर एक है, यानी कि एकेश्वरवाद को मानते थे। अब इसी का प्रचार करने के लिए इन्होंने क्या किया था? 1815 में आत्मीय सभा का गठन किए। 1815 में आत्मीय सभा का गठन किए। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होगा। एकेश्वरवाद को मानते थे। एकेश्वरवाद का मतलब होता है एक ही ईश्वर में विश्वास करना। अब प्रचार के लिए 1815 में आत्मीय सभा का गठन किए। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत दिख रहा है ना। फिर 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। किसके?
हिंदू कॉलेज, सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं कौन? राजा राम मोहन राय। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो इनके कार्य, इनके द्वारा किए गए कार्य हैं, इनको देखते हैं। यहाँ तक हुआ 22 मई 1772 को कलकत्ता में इनका जन्म होता है। पिताजी का नाम है रमाकांत राय, माता जी का नाम है तरणी देवी, और एकेश्वरवाद यानी एक ईश्वर में विश्वास करते थे। इसके प्रचार के लिए 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया। फिर 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं। फिर क्या होता है, आगे चलते हैं तो 1825 में, कब? 1825 में ये वेदांता कॉलेज की, किसकी? वेदांता कॉलेज, वेदांता कॉलेज की स्थापना करते हैं। कब? 1825 में। 1825 में ये वेदांता कॉलेज की स्थापना करते हैं। फिर क्या आता है, फिर आगे समय आता है तो फिर 1826 में जूरी विधेयक की, जूरी विधेयक की विरोध करते हैं, जूरी विधेयक की विरोध करते हैं। अब ये जूरी विधेयक क्या होता है, इसको जब हम गवर्नर जनरल बताएंगे ना, वहीं इसको बताएंगे कि जूरी विधेयक क्या होता है। तब तक कि आप यही इतना ही जानिए कि 1826 में जूरी विधेयक का विरोध किसने किया था? तो जूरी विधेयक का विरोध किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। कब किए थे? 1826 में। तब तक लिए आप इतना ही जानिए, ठीक है। फिर आता है 1828। क्या आता है? 1828। ये बहुत ही ऐतिहासिक समय है। इसी समय किसकी स्थापना करते हैं? ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना? ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। कब? 1828 में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि 1828 में किसकी स्थापना हुई थी? तो ब्रह्म समाज की। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी? फिर आता है, अब ब्रह्म समाज के बारे में डिटेल्स बताएंगे, तब तक इतना देखते हैं। फिर आता है 1829। 1829 में इन्होंने सती प्रथा को अंत करने के लिए, सती प्रथा का अंत करने के लिए, सती प्रथा का अंत करने के लिए, सती प्रथा का अंत करने के लिए क्या करते हैं ये? उस समय जो गवर्नर जनरल था कौन? विलियम बैटिक। कौन था? विलियम बैटिक था, विलियम बैटिक था। उससे अनुरोध करते हैं कि सती प्रथा को क्या किया जाए? खत्म किया जाए। तो 1829 में सती प्रथा को खत्म कर दिया जाता है। 1829 में सती प्रथा को खत्म किया जाता है। कहाँ खत्म किया जाता है? अब यहाँ हम लोग देखेंगे अगले स्लाइड में। तब तक के लिए यहाँ मिटाएं, हो गया सबका? चलिए देखते हैं आगे। अब क्या करते हैं, 1829 में सती प्रथा का अंत करते हैं। कहाँ पे? कोलकाता में। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 1829 में सती प्रथा का अंत करते हैं। किसकी प्रथा का? सती प्रथा का। तो कहाँ करते हैं? केवल कोलकाता में ही। कहाँ पे? केवल कोलकाता में। 1829 में सती प्रथा का अंत करते हैं विलियम बैटिक की सहायता से, केवल कोलकाता में, ठीक है। इसको धारा 17 के अंतर्गत रखा गया है। किसके अंतर्गत? धारा 17 के अंतर्गत। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सती प्रथा का जब अंत किए थे तो किस धारा में रखा गया? धारा 17। फिर पूछता है कि कलकत्ता में तो 1829 में सती प्रथा खत्म हो गया। फिर पूछता है कि मद्रास में, मद्रास और बम्बई में, मद्रास और बम्बई में सती प्रथा का अंत कब हुआ? मद्रास और बम्बई में सती प्रथा का अंत कब हुआ? अंत कब हुआ? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो महाराष्ट्र और बम्बई में हुआ 1830 में। 1829 में कलकत्ता में सती प्रथा का अंत हुआ, लेकिन वही पूछेगा मद्रास और बम्बई में सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1830 में। केवल कोलकाता में 1829 में, और बम्बई और मद्रास में 1830 में। फिर पूछता है तो पूरे भारत में तब सती प्रथा का अंत कब हुआ? पूरे भारत में सती प्रथा का अंत कब हुआ? सती प्रथा का अंत, पूरे भारत में सती प्रथा का अंत पूछेगा तो हो जाता है 1861। ध्यान दीजिएगा, 1829 में सती प्रथा का अंत केवल कोलकाता में हुआ था। मद्रास और बम्बई में सती प्रथा का अंत 1830 में हुआ था, लेकिन वही पूरे भारत की बात करेगा तो 1861 में सती प्रथा का पूर्ण रूप से अंत हो गया था। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी? फिर आते हैं हम लोग ब्रह्म समाज के बारे में थोड़ा डिटेल्स देखते हैं। किसके बारे में? ब्रह्म समाज के। तो ब्रह्म समाज का जो स्थापना हुआ था, ब्रह्म समाज का स्थापना हुआ था 1828 में, ठीक है। ब्रह्म समाज का स्थापना कब हुआ था? 1828 में। फिर पूछता है कहाँ पे हुआ था? तो कोलकाता में। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 में कोलकाता में हुआ था। अब क्या होता है, 1833 में अकबर द्वितीय के कहने पर राजा राम मोहन राय
राजा राम मोहन राय उनके पेंशन के लिए, उनके पेंशन को बढ़ाने के लिए कहाँ जाते हैं? ब्रिटेन जाते हैं। 1833 में अकबर द्वितीय, उस समय मुगल बादशाह था, उसके पेंशन को बढ़ाने के लिए राजा राम मोहन कहाँ जाते हैं? ब्रिटेन जाते हैं। एक कौन भेजता है? अकबर द्वितीय उनको भेजता है ब्रिटेन में। अब वहाँ क्या होता है? वहाँ जाते हैं विलियम चतुर्थ के दरबार में। किसके दरबार में? विलियम चतुर्थ के दरबार में जाते हैं, विलियम चतुर्थ के दरबार में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राजा राम मोहन राय किसके दरबार में गए थे? तो विलियम चतुर्थ के दरबार में गए हुए थे। कब? 1833 में। वहीं जाते हैं तो इनकी 1833 में ब्रिस्टल में, कहाँ पे? ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो जाती है। ब्रिस्टल कहाँ पड़ता है? लंदन यानी कि ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में 1833 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो ब्रिस्टल में। कहाँ पे हुई थी? ब्रिस्टल में। 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? ब्रिस्टल में। ब्रिस्टल कहाँ पड़ता है? लंदन यानी कि ब्रिटेन में। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या होता है? अब आता है ब्रह्म समाज का अंतिम रूपरेखा। अब ब्रह्म समाज जब मर जाते हैं तो ब्रह्म समाज को क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज को किसने संभाला? तो इनकी मृत्यु के बाद कौन संभालते हैं? मृत्यु के बाद कौन संभालते हैं? देवेंद्रनाथ टैगोर संभालते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान से देखिएगा आप लोग कि जब राजा राम मोहन राय 1833 में मर जाते हैं तो फिर ब्रह्म समाज को कौन संभालते हैं? तो उनकी मृत्यु के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर क्या करते हैं? ब्रह्म समाज को संभालते हैं, ब्रह्म समाज को। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है। अब क्या होता है? 1861 आता है, धीरे धीरे चलते चलते कब आता है? 1866। कब? 1866 में क्या होता है? ब्रह्म समाज दो पार्ट में टूट जाता है। ब्रह्म समाज दो पार्ट में टूट जाता है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। एक आता है आदि ब्रह्म समाज। कौन आता है? आदि ब्रह्म समाज। एक आता है भारतीय ब्रह्म समाज। देखो तो दिख रहा है समाज। एक आता है आदि ब्रह्म समाज, एक आता है भारतीय ब्रह्म समाज। 1866 में ब्रह्म समाज का प्रथम बार विभाजन होता है। कितने बार? प्रथम बार विभाजन था ये, प्रथम विभाजन। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ब्रह्म समाज का पहला विभाजन कब हुआ था? तो 1866 में। पहला विभाजन कब हुआ था? 1866 में। ब्रह्म समाज का पहला विभाजन कब हुआ था? 1866 में। तो कितने भाग में बटा था? दो भाग में। एक था आदि ब्रह्म समाज, एक था भारतीय ब्रह्म समाज। तो आदि ब्रह्म समाज के जो संस्थापक वो देवेंद्रनाथ टैगोर ही थे। कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे वो देवेंद्रनाथ टैगोर ही थे। लेकिन भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन बन गए? केशव चंद्र सेन। कौन बन गए? केशव चंद्र सेन बन गए। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी? 1866 में ब्रह्म समाज का पहला बार विभाजन होता है। 1866 में ब्रह्म समाज का पहला बार विभाजन होता है। पहला बनता है आदि ब्रह्म समाज, दूसरा बनता है भारतीय ब्रह्म समाज। तो आदि ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे देवेंद्रनाथ टैगोर थे और भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब क्या होता है? जैसे जैसे आगे चलेंगे, यहाँ दिख रहा है जी। अब आगे जाइएगा तो क्या होता है? 1878 में क्या होता है? 1878 में एक बार और ब्रह्म समाज का विभाजन हो जाता है। तो यहाँ देख लीजिए, इसको मिटा दें इसको। फिर होता है 1878 का समय आता है। कौन? 1878 में क्या होता है? 1878 इसमें क्या होता है? फिर ब्रह्म समाज का कितना बार? दूसरा बार विभाजन होता है। दूसरा बार विभाजन कब होता है? 1878 में। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि पहली बार विभाजन कब हुआ था? 1866 में। और दूसरी बार विभाजन कब हुआ था? 1878 में। इस समय बनता है कौन? साधारण ब्रह्म समाज। कौन बनता है? साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना होती है कब? 1878 में। वो भी कौन किससे टूट कर बना होता है? भारतीय ब्रह्म समाज से टूटकर बनता है फिर साधारण ब्रह्म समाज। फिर पूछता है साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे आनंद मोहन
आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस थे इसके संस्थापक। कौन थे? आनंद मोहन बोस इसके संस्थापन करते हैं, आनंद मोहन बोस करते हैं। साधारण ब्रह्म समाज का स्थापना कौन करते हैं? आनंद मोहन बोस करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए अब जो भी अन्य बातें हैं अब उसको देख लेते हैं। अब क्या होता है कि 1878 तक तो क्लियर हो गया पूरा फाइनल। अब इनको अन्य नाम से भी जानते हैं, अन्य नाम इनका देख लेते हैं। अन्य नाम, अब राजा राम मोहन राय को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इन्हें कहते हैं आधुनिक भारत का पिता। क्या कहते हैं? आधुनिक भारत का पिता। आधुनिक भारत का पिता, आधुनिक भारत का पिता कहते हैं, या फिर कहते हैं आधुनिक भारत का पैगंबर। क्या कहते हैं? आधुनिक भारत का पैगंबर, आधुनिक भारत का पैगंबर कहते हैं। फिर इन्हें कहते हैं आधुनिक भारत का पिता, आधुनिक भारत का पैगंबर। उसके बाद से इनके कहते हैं नव प्रभात का तारा, नव प्रभात का तारा, नव प्रभात का तारा इनको उपनाम से जाना जाता है। अब देखते हैं किसका किसका विरोध किए थे। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राजा राम मोहन राय किसका किसका विरोध किए थे, मतलब किस चीज़ का विरोध किए थे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान से थोड़ा देखिएगा। तो राजा राम मोहन राय है ना, ये किसका मूर्ति पूजा का विरोध किए थे। किसका पूजा का? मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा का विरोध किए थे। और बहुदेववाद का, बहुदेववाद यानी बहु देवताओं को पूजने वाले जो है ना उनका ये विरोध करते थे, यानी मूर्ति पूजा का। अब बहुदेववाद का क्या करते थे? विरोध करते थे। यहाँ तो कोई दिक्कत। तब इनसे एक बार एक सम्मेलन में इनसे पूछा गया कि हिंदू धर्म का सबसे सर्वोत्तम रूप क्या है, आखिर में हम हिंदू धर्म को जानने के लिए सबसे उत्तम किसको माने? तो इन्होंने बताया था उपनिषद को। किसको बताए थे इन्होंने? उपनिषद को। ये बताए थे हिंदू धर्म का सबसे शुद्धतम रूप, दिख रहा है ना, हिंदू धर्म का सबसे शुद्धतम रूप, सबसे शुद्धतम जो रूप है, शुद्धतम रूप क्या है? उपनिषद है। क्या है? उपनिषद, उपनिषद है, उपनिषद है, जिसकी संख्या कितनी है? 108 है। हिंदू धर्म का सबसे शुद्धतम रूप राजा राम मोहन राय ने किसको बताया है? क्वेश्चन पूछा हुआ है तो उपनिषद को बताया। राजा राम मोहन राय हिंदू धर्म का सबसे शुद्धतम रूप किसको बताते हैं? उपनिषद को बताते हैं। यहाँ तक कोई परेशानी? अब देखते हैं राजा राम मोहन राय के द्वारा कौन कौन सी किताबें लिखी गई थी। यहाँ तक हो गया आपका? इसको मिटाएं, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा आप लोग। चलिए मिटाते हैं इसको। फिर देखते हैं कि इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, इनके द्वारा पुस्तक 3-4 ही बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है, उसी को देखेंगे पहले। ठीक है, एक इनका पुस्तक है तहजीब उल मुहाउद्दीन। तहजीब उल मुहाउद्दीन इनकी जो बुक है, एक ही जगह देख लेते हैं बुक, तहजीब उल मुहाउद्दीन। पहला पुस्तक है तहजीब उल मुहाउद्दीन। ठीक है, उसके बाद से इनकी पुस्तक एक आती है 1820 में लिखे थे, 1820 में, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, प्रीसेप्ट ऑफ जीसस, प्रीसेप्ट ऑफ जीसस कब लिखे थे? 1820 में लिखे थे। फिर आता है 1821 में लिखते हैं संवाद कैमुदी। क्या लिखते हैं? संवाद कैमुदी। संवाद कैमुदी कब लिखते हैं? 1821 में। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि संवाद कैमुदी की रचना राजा राम मोहन राय कब किए थे? तो 1821 में। फिर एक बार क्वेश्चन पूछ जाता किस भाषा में किए थे, भाषा भी पूछा था, तो बंगला भाषा में। किस भाषा में? बंगला भाषा में। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन कई बार पूछा है। प्रीसेप्ट ऑफ जीसस की स्थापना कब किए थे? 1820 में। फिर पूछता है कि संवाद कैमुदी की रचना किस भाषा में? तो बंगला भाषा में। कौन किए, कब किए थे? 1821 में। फिर पूछता है, एक और इनकी बहुत ही अच्छी बुक है जिसका नाम है गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट, गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट, यानी कि एकेश्वरवाद के लिए उपहार, एकेश्वरवाद का उपहार, एकेश्वरवाद का उपहार इनकी ही पुस्तक है। ये चारों पुस्तक जो है कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, क्या होता है? तहजीब उल मुहाउद्दीन, तहजीब उल मुहाउद्दीन
कई बार बोलिएगा तो याद होगा। तहजीब उल मुहाउद्दीन, आंख बंद करिए, बोलना शुरू किए, तहजीब उल मुहाउद्दीन, तहजीब उल मुहाउद्दीन। फिर आता है 1820 में प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। फिर 1821 में संवाद कैमुदी, संवाद कैमुदी, कौन सी भाषा में? बांग्ला भाषा में। फिर आता है गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट, यानी एकेश्वरवाद का उपहार। ये किसकी पुस्तक है? सब ये चारों पुस्तक राजा राम मोहन राय की है। अब राजा राम मोहन के द्वारा जितनी भी कार्य किए गए हैं हमने सबको एक ही वीडियो में यानी एक ही स्लाइड में खत्म किया है। अब आगे देखते हैं आर्य समाज के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे मिटाएं, कोई दिक्कत परेशानी? चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं इसको, आर्य समाज के बारे में। आर्य समाज की स्थापना किए थे दयानंद सरस्वती जी। दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना करते हैं। कहाँ पे करते हैं, कैसे, क्या है उसको देखते हैं। फिर आता है आर्य समाज। कौन आता है? आर्य समाज, आर्य समाज, ठीक है, आर्य समाज। तो आर्य समाज की स्थापना कौन किए थे? दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती करते हैं। अब इनसे इनकी जीवनी के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती करते हैं। कहाँ करते हैं? कई बार पूछा है, मुंबई में। कहाँ करते हैं? मुंबई में। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई में। कौन किया था? दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। अब पूछता है दयानंद सरस्वती के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स देते हैं। पूछता है इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1824 में। कब हुआ था? 1824 में। कहाँ हुआ था? मोरबी गुजरात। कहाँ पे? मोरबी गुजरात में। यहाँ तक हुआ। आर्य समाज की स्थापना करते हैं दयानंद सरस्वती। कहाँ पे करते हैं? तो बम्बई में, यानी कि मुंबई में करते हैं। इनका जन्म हुआ था 1824। कहाँ पे? मोरबी गुजरात में हुआ था। अब पूछता है इनके गुरु का क्या नाम था? इनके गुरु का नाम, इनके गुरु का नाम था विद्यानंद। क्या नाम था? विद्यानंद, विद्यानंद, ठीक है ना। इनके गुरु का क्या नाम था? विद्यानंद, ठीक है, विद्यानंद। चलिए, और इनकी मूल नाम जो था, इनका मूल नाम मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर। यहाँ तक कोई प्रश्न नहीं। दयानंद सरस्वती का जन्म होता है 1824 में। इनका मूल नाम है मूल शंकर। ये कई बार पूछा है कि दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है, तो मूल शंकर इनका मूल नाम है। यहाँ तो कोई प्रश्न नहीं। अब इनके द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं ये? स्त्रियों को, किसको? स्त्रियों और निम्न जाति के लोगों को, निम्न जाति के लोगों को वेद पढ़ने की अनुमति देते हैं। क्या पढ़ने की? वेद पढ़ने की अनुमति देते हैं, अनुमति देते हैं, ठीक है। यहाँ तक देखिए विरजानंद होता है, ठीक है। दूसरा देखिए, स्त्रियों और निम्न जाति के लोगों को वेद पढ़ने की अनुमति सबसे पहले किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। फिर पूछता है स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? सबसे पहले तो कौन किए थे? दयानंद सरस्वती। स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किए थे? दयानंद सरस्वती। वही पूछेगा कि स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले किया गया? तो वो था 1906 के कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे कौन? दादा भाई नौरोजी। इसको हम कांग्रेस के अधिवेशन में बता दिए थे। तो केवल कहेगा स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? दयानंद सरस्वती। तब पूछता है हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा किसने बनाया? हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में, हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में किसने दिया था? दयानंद सरस्वती। वही पूछेगा कि कांग्रेस के अधिवेशन में, किस अधिवेशन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया गया? तो वो था 1824 के बेलगांव अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? महात्मा गांधी जी। तो हम बता दिए थे कब? कांग्रेस का अधिवेशन जब बता रहे थे उसमें बता दिए थे। लेकिन पूछा गया हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में सबसे पहले, तो दयानंद सरस्वती। स्त्रियों और निम्न जाति के लोगों को वेद पढ़ने की अनुमति दी। तो स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किए। हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में इनके द्वारा एक आंदोलन चला गया। कौन आंदोलन? सुधी आंदोलन। तो ये कई बार पूछा गया है कि सुधी आंदोलन को किसने चलाया? सुधी आंदोलन को किसने चलाया था? दयानंद सरस्वती। फिर इन्होंने कहा गौरक्षा आंदोलन। कौन आंदोलन? गौरक्षा आंदोलन। दोनों आंदोलन को किसने चलाया था? दयानंद सरस्वती जी ने चलाए थे। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी। ये चारों जो पॉइंट है, इनके गुरु का नाम था
क्या नाम था? सहजानंद, बिरजानंद, बिरजानंद। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था इसमें। दयानंद सरस्वती का हो गया। अब पूछता है इनकी मृत्यु कब हुई थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु जो हुई थी वो हो गई थी 1883 में। कब हुई थी? 1883 में। फिर पूछ दिया था एक बार 1883 में इनकी जब मृत्यु हुई थी तो कहाँ पे हुई थी? तो अजमेर में। कहाँ पे? अजमेर में। कहाँ पे हुई थी? अजमेर, जो कि कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? 1883 में। कहाँ पे हुई थी? अजमेर के राजस्थान में इनकी मृत्यु हुई थी। यहाँ तो कोई परेशानी। अब क्या होता है, जब 1883 में मृत्यु हो जाती है तो इनके एक मित्र थे जो कि 1886 में क्या करते हैं? लाहौर में। कहाँ पे? लाहौर में 1886 में डीएवी कॉलेज की स्थापना करते हैं। डीएवी कॉलेज की स्थापना करते हैं। डीएवी कॉलेज की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। इनके एक मित्र थे, शिष्य थे, जिनका क्या नाम था? शिष्य या मित्र थे जिनका नाम था लाला हंसराज। क्या नाम था? लाला हंसराज। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इनके मित्र कौन थे? तो लाला हंसराज। उन्होंने 1886 में लाहौर में डीएवी कॉलेज की स्थापना करते हैं। कई बार तो डीएवी का फुल फॉर्म पूछ देता है। तो दयानंद एंग्लो वेडिल, यानी कि एंग्लो मतलब बोला कि क्या होता है? ये अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी हुआ? तब पूछता है क्वेश्चन कि जो दयानंद सरस्वती के जो मित्र थे लाला हंसराज 1886 में लाहौर में क्या करते हैं? डीएवी कॉलेज की स्थापना करते हैं। अब इनका नारा पूछता है कि कौन कौन सा नारा इन्होंने दिया था। कौन? दयानंद सरस्वती। तो इनका एक नारा था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। इनका नारा था वेदों की ओर लौटो। एक और नारा था भारत भारतीयों के लिए, भारत भारतीयों के लिए, भारत भारतीयों के लिए। ये नारा किनका था? ये दोनों नारा था दयानंद सरस्वती जी का। यहाँ तक कोई परेशानी? ये तो पूरा हो गया आर्य समाज के बारे में। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। यहाँ तो हो गया बेटा इसको। चलिए आगे देखते हैं। अब स्वामी विवेकानंद के बारे में पूरा डीप से जाएंगे। उसके बाद से फिर प्रार्थना समाज के बारे में देखेंगे, फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में देखेंगे। एक एक करके देखते जाएंगे। बाकी जो बचेगा उसको लास्ट में बता दिया जाएगा। अब आते हैं हम लोग किनके बारे में? स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद। चलिए इनसे भी बहुत क्वेश्चन पूछता है तो इसको भी देख लेंगे हम, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद का सबसे पहले तो पूछता है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी। कब? 1863 को। 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में। कोलकाता में। यहाँ तो दिक्कत परेशानी कोई हुआ? 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म होता है। कोलकाता में इनका जन्म हो जाता है। कोई दिक्कत परेशानी? चलिए इनका बचपन का नाम पूछता है कि इनके बचपन का क्या नाम था। तो नरेंद्र दत्त। क्या नाम था? नरेंद्र दत्त। इनका बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। फिर इनका पिताजी का भी नाम पूछ लेता है। पिता का नाम क्या था इनका? बिंदेश्वरी दत्त। क्या था? बिंदेश्वरी दत्त। बिंदेश्वरी दत्त इनके पिताजी का नाम था। और माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी। क्या नाम था? भुवनेश्वरी देवी। भुवनेश्वरी देवी। ध्यान से एक बार और देखेंगे। स्वामी विवेकानंद का जन्म होता है 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में। 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में। कई बार बोलिएगा ना तब तो जाके याद होता है। 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में। फिर इनके बचपन का नाम पूछता है तो नरेंद्र दत्त था। पिताजी का नाम था बिंदेश्वरी दत्त और माताजी का नाम था भुवनेश्वरी देवी। पिताजी का नाम था बिंदेश्वरी दत्त और माताजी का नाम था भुवनेश्वरी देवी। अब इनके बारे में देखते हैं क्या क्या किए थे। क्या हुआ था 1893 में। 1893 में क्या? हाँ, अमेरिका के शिकागो शहर में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन। क्या चल रहा था? प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन। प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन चल रहा था, ठीक है। 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन चल रहा था। उसमें भारत की तरफ से किसको चयनित किया गया था? भारत की तरफ से किसको चयनित किया गया? भारत की तरफ से
विवेकानंद को चयनित किया गया, विवेकानंद को चयनित किया गया। ठीक है, तो इनका नाम था क्या, नरेंद्र दत्त। तो क्या हुआ कि अब नरेंद्र विवेकानंद कैसे बनते हैं, तो क्या हुआ कि एक राजस्थान के खेतड़ी के राजा, राजस्थान के खेतड़ी जो है ना, खेतड़ी के जो राजा थे, खेतड़ी के राजा अजीत सिंह, कौन सिंह, अजीत सिंह। अजीत सिंह क्या करते हैं, इनका नाम बदल कर, नरेंद्र दत्त से नाम बदल कर स्वामी विवेकानंद कर देते हैं। नरेंद्र दत्त से क्या कर देते हैं, नरेंद्र दत्त से स्वामी विवेकानंद कर देते हैं, स्वामी विवेकानंद कर देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हुआ नहीं हुआ। अब वहाँ जाते हैं तो वहाँ एक भाषण देते हैं, कहते हैं कि भाइयों बहनों, जैसे भाइयों बहनों करते हैं, अमेरिका के भाइयों बहनों से अपनी भाषण की शुरुआत करते हैं। वहाँ तालियों की गूंज क्या करती है, भारत को ही नहीं इनको पूरे विश्व के मंच पर लाकर खड़ी कर देती है। वहीं पे उन्होंने एक बात कहा था कि अगर पश्चिम के भौतिकवाद और पूर्व के अध्यात्मवाद को एक कर दिया जाए तो मानव के कल्याण के लिए सर्वोत्तम होगा। ठीक है, एक स्टेटमेंट पूछता है कि अगर किसको एक कर दिया जाए, अगर पश्चिम के भौतिकवाद, किसके भौतिकवाद, पश्चिम का भौतिकवाद और पूर्व का अध्यात्मवाद को एक कर दिया जाए तो मानव कल्याण के लिए सर्वोत्तम होगा। ये किसके द्वारा कहा गया है, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कहा गया स्टेटमेंट है। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर 1900 में, कब, फिर 1900 में ये अमेरिका में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन था। ये था कौन, दूसरा विश्व धर्म सम्मेलन। ये कहाँ पे हुआ था, 1900 में हुआ था, लेकिन कहाँ पे हुआ था, पेरिस में। कहाँ पे, पेरिस में, जो कि फ्रांस की राजधानी पड़ती है, पेरिस में। वहाँ भी इन्हीं को, दूसरा में भी इन्हीं को भेजा गया था। किसको, स्वामी विवेकानंद जी को, स्वामी विवेकानंद को। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दूसरा विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो पेरिस में। पहला हुआ था कहाँ पे, अमेरिका के शिकागो शहर में, लेकिन दूसरा कहाँ पे हुआ था, दूसरा हुआ था फ्रांस के पेरिस में। उसमें भी कौन गए थे, स्वामी विवेकानंद जी गए थे। कब हुआ था, 1900 में हुआ था। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी। चलिए अब जो भी इनके बारे में और चीज़ें जानकारी हैं उसको देख लेते हैं। अब क्या होता है कि 1887 में और 1897 में, तो 1887 में बेलूर मठ की स्थापना, बेलूर मठ की स्थापना करते हैं। 1897 में रामकृष्ण मठ की स्थापना करते हैं। दोनों कहाँ करते हैं, कोलकाता में। कहाँ पे, कोलकाता में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि बेलूर मठ की स्थापना कब हुई थी, 1887 में। 1897 में किसका, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, रामकृष्ण मिशन। तो पूछा हुआ क्वेश्चन कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब, 1897, 97, 10 का तो एवरेज है, देख लीजिएगा। बेलूर मठ 1887, 1897 में रामकृष्ण मिशन कहाँ, दोनों कोलकाता में। ठीक है, एक बार तो क्वेश्चन पूछ दिया था कि बेलूर मठ जो है, रामकृष्ण मठ जो है या मिशन है, इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, बेलूर मठ में। कहाँ पे है, बेलूर मठ में भी इसका हेड क्वार्टर है। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी। अब आता है 1902, क्या आता है, 1902 को क्या होता है, 1902 को इनकी मृत्यु हो जाती है। 1902 को इनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे होती है, तो इसी बेलूर मठ में है। कहाँ हो जाती है, बेलूर मठ में इनकी 1902 में इनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ तो दिक्कत परेशानी। अब पूछता है कि इनकी एक मूर्ति बनाई गई है। क्या बनाई गई है, मूर्ति बनाई गई है। कहाँ पे मूर्ति बनी है इनका, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। इनकी मृत्यु बनी है, मूर्ति कहाँ बनी है, रॉक मेमोरियल। कहाँ, रॉक मेमोरियल कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में इनकी मूर्ति बनाई गई है, जिसका नाम है रॉक मेमोरियल। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब कुछ किताबें हैं जो इनके देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक, देख लें यहाँ पे, तो इनका जो बुक है देख लेते हैं यहाँ पे। इनका बुक ध्यान से थोड़ा देखिएगा आप लोग।
ये सब क्वेश्चन पूछा कि इनकी मृत्यु कब 1902 में हुई थी। रॉक मेमोरियल कहाँ पे पड़ता है, तो तमिलनाडु के कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल पड़ता है। अब इनकी कुछ बुक है, देख लेते हैं। ज्ञान योग, कौन योग? ज्ञान योग, कर्म योग, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, ठीक है। ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग। फिर आता है प्रबुद्ध भारत, कौन भारत? प्रबुद्ध भारत। वेदांता, वेदांता फिलॉसफी, वेदांता फिलॉसफी। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वेदांता फिलॉसफी किसकी पुस्तक है, तो सब किसकी पुस्तक है? स्वामी विवेकानंद की पुस्तक है। ध्यान से, ज्ञान युग, कर्म युग, राजयोग, ज्ञान युग, कर्म युग, राजयोग। आप प्रबुद्ध भारत, आप वेदांता फिलॉसफी किनकी पुस्तक है? स्वामी विवेकानंद की पुस्तक है। एक बार और देखिए, इनका जन्म होता है 12 जनवरी 1863। आँख मुनिए, ध्यान दीजिए। 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म होता है। कहाँ पे होता है? कलकत्ता में। इनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। इनके पिता का नाम बिनेश्वरी दत्त, माता का नाम भुवनेश्वरी देवी। 1893 में क्या होता है? अमेरिका के शिकागो शहर में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन होता है, जिसमें इनको भारत की तरफ से आमंत्रित किया जाता है। इसी समय इनका नाम था नरेंद्र दत्त, लेकिन राजस्थान के खेतरी के राजा अजीत सिंह इनका नाम क्या कर देते हैं? स्वामी विवेकानंद कर देते हैं। फिर दूसरा विश्व धर्म सम्मेलन होता है कहाँ पे? पेरिस में, 1900 में। इसमें भी इन्हीं को भेजा जाता है। इनका एक स्टेटमेंट है कि अगर पश्चिम का भौतिकवाद और पूर्व के अध्यात्मवाद को एक कर दिया जाए तो क्या होगा? मानव कल्याण के लिए सर्वोत्तम होगा। फिर 1887-1800 में बेलूर मठ रामकृष्ण मिशन की स्थापना कलकत्ता में करते हैं। फिर 1902 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे? बेलूर मठ में। और इनकी जो मूर्ति है रॉक मेमोरियल तमिलनाडु के कन्याकुमारी में बनाया गया है। इनकी जो किताब है ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, प्रबुद्ध भारत और वेदांता फिलॉसफी, इनकी क्या है? किताबें हैं। अब कुछ बातें जो कहे हैं इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। इसको मिटाएं? कोई और परेशानी? चलिए देख लेते हैं। उनकी जो कुछ बातें कही गई है उसको देख लेते हैं। ये कहे थे कि अब हिंदू धर्म क्या बन गया है? मत छुओ बाद बन गया है, ठीक है। अब हिंदू धर्म मत छुओवाद बन गया है। क्या बन गया है? इनका एक कथन है, कुछ कथने हैं कहे गए हैं इनको, इनके द्वारा। इसको देख लेते हैं। अब हिंदू धर्म, अब हिंदू धर्म मत छुओवाद बन गया है। मत छुओवाद बन गया है। अब हिंदू धर्म मत छुओवाद बन गया है। दूसरा इनका और एक स्टेटमेंट है, ये फिर से कहते हैं कि भगवान कहाँ पे हैं? भारत के भगवान जो हैं, चाहे हमारे भगवान कहाँ पे हैं? रसोई में। हमारे भगवान रसोई में हैं, ठीक है। इनकी के द्वारा कहा गया कि हमारे भगवान रसोई में हैं। अब हिंदू धर्म मत छुओवाद बन गया है। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी किसी को? चलिए, अब इनके जितने भी भाषण दिए थे ना, इनके भाषण जो है एक ही जगह संबोधित किया गया है, जिनका नाम है लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है कि जो स्वामी विवेकानंद जितना भाषण दिए थे कहाँ पे? पेरिस में या शिकागो अमेरिका में, उसको कहाँ पे एकत्रित किया गया है? तो उनका नाम है लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, ये हो गया स्वामी विवेकानंद का। आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं कहाँ पे? स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। इनके गुरु जी का क्या नाम था? इनके गुरु जी का क्या नाम था? स्वामी रामकृष्ण। क्या नाम था? रामकृष्ण। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण, ठीक है। इनको अन्य नाम से क्या नाम से जानते हैं? अन्य नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। क्या नाम था? गदाधर चट्टोपाध्याय। इनका नाम था रामकृष्ण का क्या नाम था? गदाधर चट्टोपाध्याय। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी? आगे बढ़े। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे? प्रार्थना समाज पे। कहाँ पे आते हैं? प्रार्थना समाज। इसको मिटाएं? चलिए, हम लोग देख लिए क्या क्या देख लिए हम लोग। सबसे पहले राजा राममोहन के राय के बारे में देखे, फिर हम लोग देखे आर्य समाज के बारे में देखे, दयानंद सरस्वती जी के बारे में, फिर हम लोग देखे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। इनका कथन है कि
उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। इन्हीं के द्वारा कहा गया था कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। इन्हें हम अन्य नाम से भी जानते हैं। कौन से नाम से? नव हिंदूवाद के नाम से स्वामी विवेकानंद को जाना जाता है। नव हिंदूवाद के नाम से किसे जाना जाता है? स्वामी विवेकानंद को जाना जाता है। यहाँ तो कोई बात। अब थोड़ा देखते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी को। किसको देखते हैं? थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेन हम देख ले रहे हैं, बाकी जो बचेगा उसको बाद में देखा जाएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1875 में। कब हुई थी? 1875 में। कहाँ पे हुई थी? तो यूएसए में। कहाँ पे हुई थी? यूएसए में। कौन कौन किए थे? तो 2 लोग इसको मिलकर किए थे। कौन कौन? मैडम ब्लाडिवास्टक और कर्नल अल्काट। एक बार तो पूछ दिया था कि मैडम ब्लाडिवास्टक कहाँ की थी? तो ये थी रूस की। कहाँ की थी? रूस की। और ये कहाँ के थे? कर्नल अल्काट, ये यूएसए के थे। दोनों ने मिलकर के 1875 में यूएसए में ही क्या किए थे? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किए थे। इसका मुख्य काम था भारत में जो भी हिंदू धर्म में कुरीतियाँ फैली हुई थी उसको दूर करना था। ठीक है, 1875 में इसकी स्थापना करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है 1875 के बाद उसमें 1882 क्या आता है? 1882 में क्या होता है? 1882 में एनी बेसेंट लंदन में। कहाँ पे? लंदन में इसकी सदस्य बनती हैं। सही है जी। 1882 में लंदन में इसकी सदस्य बनती हैं। फिर आता है 1889। क्या आता है? 1889 में इसका एक मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय कहाँ बनाया जाता है? मद्रास के अडयार में। मद्रास के अडयार में बनाया जाता है। अडयार में। ठीक है, 1886 ठीक है। अब आता है 1893। क्या आता है? 1893 में। अब 1875 में यूएसए में मैडम ब्लाडिवास्टक और कर्नल अल्काट थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करते हैं। 1882 में एनी बेसेंट लंदन में इसकी सदस्य बनती है। 1889 में इसका मुख्यालय मद्रास के अडयार में बनाया जाता है। फिर आता है 1893। क्या आता है? 1893। अब 1893 में क्या होता है? एनी बेसेंट कहाँ आती हैं? एनी बेसेंट भारत आती हैं। एक बार और देखिए, 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना होता है यूएसए में मैडम ब्लाडिवास्टक और कर्नल अल्काट के द्वारा। 1882 में एनी बेसेंट लंदन में इसकी सदस्य बनती है। कब? 1882 में। फिर 1889 में इसका मुख्यालय मद्रास के अडयार में। कोई 86 भी देता है, लेकिन 89 आप लोग को सही मारना है। फिर 1893 में क्या होता है? एनी बेसेंट भारत में आती हैं। ठीक है, भारत में आती हैं। फिर क्या होता है? 1893 के बाद से 1898। ठीक है, 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करती हैं। कहाँ पे स्थापना करती हैं? बनारस में। कहाँ? बनारस में। 1898 में एनी बेसेंट सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ करती है? बनारस में करती है। यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज क्या होता है? जा करके 1916 में। कब? 1916 में यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो 1898 में एनी बेसेंट के द्वारा बनाया गया था, सेंट्रल हिंदू कॉलेज क्या बन जाता है? BHU बन जाता है, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसके संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय जी। मदन मोहन मालवीय इसके संस्थापक थे, जो कि 1916 में यही 1898 जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना बनारस में एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था, यही 1916 में BHU बन जाता है। अब क्या होता है? 1916 में फिर एनी बेसेंट क्या करती हैं? होम रूल की स्थापना करती हैं। होम रूल की सितंबर 1916। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सितंबर 1916 में होम रूल की स्थापना करती हैं। फिर क्या होता है कि 1917 में कोलकाता में, कहाँ पे? कोलकाता में इनके वर्चस्व को देखते हुए कांग्रेस क्या करती है? कांग्रेस इनको
अध्यक्ष बना देती है। क्या बना देती है? अध्यक्ष बना देती है, बना देती है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? चलिए अब इनकी कुछ पुस्तक है जिसको ये लिखे हैं, इनकी कुछ बुक हैं, इसको देखते हैं। इनका बुक है न्यू इंडिया। क्या है? न्यू इंडिया। न्यू इंडिया आ कॉमन बिल। कौन सा? न्यू इंडिया और कॉमन बिल किनकी बुक है? कॉमन बिल। न्यू इंडिया और कॉमन बिल किसकी बुक है? एनी बेसेंट की। एनी बेसेंट की 2 पुस्तक है, न्यू इंडिया और कॉमन बिल। एनी बेसेंट की पुस्तक है कॉमन इंडिया और कॉमन बिल और न्यू इंडिया। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? ये हो गया थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। अब आगे देखेंगे हम लोग कि प्रार्थना समाज के बारे में। किसके बारे में? प्रार्थना समाज के बारे में। बेटा इसको कोई दिक्कत परेशानी? चलिए बेटा स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप लोग। चलिए अब देखते हैं हम लोग प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? 1867 में। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना होती है। केशव चंद्र के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग और एमजी रनाडे करते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में केशव चंद्र के सहयोग से प्रार्थना समाज जो पढ़ाए हैं ना वो मुख्य था, ठीक है, उसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ये फिर प्रार्थना समाज के बारे में एक इसकी संस्थापना कौन करते हैं? स्थापना इसकी स्थापना करते हैं केशव चंद्र के सहयोग से। केशव चंद्र के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग और एमजी रनाडे। ठीक है, कब करते हैं? 1867 में। कहाँ पे होता है? पुणे में, ठीक है, यानी कि मुंबई में। इसकी स्थापना जो है कौन करते हैं? केशव चंद्र के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग और करते हैं एमजी रनाडे। अब क्या करते हैं? महाराष्ट्र में पूरा प्रचार प्रसार करने का काम दे दिया जाता है। किसको? एमजी रनाडे को। तो महाराष्ट्र में प्रचार कौन करते हैं? महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की प्रचार कौन करते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रार्थना समाज का महाराष्ट्र में प्रचार किसने किया था? एमजी रनाडे ने किया था। इसीलिए क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात। तो पूछा हुआ क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? एमजी रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। एमजी रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। यहाँ तो दिक्कत परेशानी हुआ है। चलिए अब पूछता है कि एमजी रनाडे और किसका स्थापना किए थे? तो पूना सार्वजनिक सभा का। किसका? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किए थे। सभा की स्थापना भी कौन किए थे? एमजी रनाडे। कब किए थे? 1867 में किए थे। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? 1867 में पूरा सार्वजनिक सभा की स्थापना कौन की थी? एमजी रनाडे। महाराष्ट्र में प्रचार प्रसार किए थे प्रार्थना समाज के, जिसके कारण उनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? फिर आता है एक पूछता है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कब होती है? 1884 में। कब होती है? 1884 में। तो इसमें क्या होता है? कई आदमी थे लेकिन मुख्य में थे बाल गंगाधर तिलक और थे एमजी रनाडे। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1884 में। कौन कौन किए थे? बाल गंगाधर तिलक। मुख्य रूप से अगर ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक और एमजी रनाडे दोनों देता है तो आपको मानना है बाल गंगाधर तिलक। अगर सहयोगी के रूप में पूछता है तो एमजी रनाडे। और कब किए थे? 1884 में। एक पूछ दिया था क्वेश्चन यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना कौन किया था? यंग बंगाल आंदोलन ये हुआ था 1826 में। कब हुआ था? 1826 में। कौन किए थे? विलियम हेनरी डेरेजियो। कौन किए थे? विलियम हेनरी डेरेजियो के द्वारा यंग बंगाल आंदोलन या युवा बंगाल, यंग यानी कि युवा, ठीक है, युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना 1826 में विलियम हेनरी डेरेजियो द्वारा किया गया था। तो इन्हें क्या कहता है? आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि
आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? तो विलियम हेनरी डेज़्यू को कहा जाता है आधुनिक भारत का राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। और जितने भी इम्पोर्टेंट भारतीय समाज सुधारक हुए हैं, असामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ है, तो अगर आपके पास लूसेंट की बुक है तो उसमें जाइएगा तो नए वाले में शायद पेज नंबर 63 पे है, और पुराने वाला बुक है आपके पास तो पेज नंबर शायद 55 पे दिया गया है, उसको आप एक नज़र देख लीजिएगा। जितना इंपॉर्टेंट था हम बता दिए हैं। इसमें छूट रहा है मुस्लिम समाज सुधारक जितने थे, यानी कि सर सैयद अहमद खां के बारे में, उनके बारे में छूट रहा है। फिर ज्योतिबा फुले जो कि दलितों के बारे में था, महिलाओं के बारे में, ये छूट रहा है। तो हम दलितों और मुसलमानों के लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें जितने भी सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन उनके क्षेत्र में हुआ है उसको देख लिया जाएगा। आप वीडियो को अंत तक देखिए, इसमें जो भी कमियां है आप लास्ट में कमेंट में कीजिए। जय हिंद,